हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल पाटीदार न्यूटन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूँ। 4 यूनिट तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज अपन 5th यूनिट स्टार्ट करने वाले 12th केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। और आपका जो 5th यूनिट है वो है आपका सरफेस केमिस्ट्री। हिंदी में अगर बात करें तो इसको पृष्ठ रसायन या सतह रसायन कहा जाता है। सरफेस का मतलब आप सब लोग जानते हैं, सरफेस मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अपने को यहाँ पर सरफेस के बारे में पढ़ना है, यानी पृष्ठ के बारे में पढ़ना है। पृष्ठ यानी इसको सतह भी कहा जाता है और इसी को सरफेस भी कहा जाता है, ठीक है। तो सरफेस होता क्या है सबसे पहले अपन ये समझेंगे, फिर अपन इस पर होने वाली कुछ घटनाएं, रासायनिक घटनाएं, भौतिक घटनाएं, क्या क्या सरफेस पर हो सकता है उसको अपन समझने वाले हैं। तो ये पूरा चैप्टर जो है आपका सरफेस केमिस्ट्री से ही रिलेटेड है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि सरफेस केमिस्ट्री होता क्या है। तो इसका डेफिनेशन होता है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपन सतह पर होने वाली, जितने भी आपकी जो भी सरफेस बनने वाली, तो सतह पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसी को अपन सतह रसायन या सरफेस केमिस्ट्री या पृष्ठ रसायन उसको अपन कहते हैं। क्या कहा मैंने? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपन सतह पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसी को अपन पृष्ठ रसायन या सतह रसायन या सरफेस केमिस्ट्री बोलते हैं। अब सबसे पहले अपन समझते हैं सतह होती क्या है। तो दो फेज को डिफरेंस करने वाली, फेज मतलब आपका क्या होता है? फेज का मतलब होता है अवस्था, दो अवस्था या प्रावस्था भी इसको कहते हैं अपन। दो प्रावस्थाओं को अलग अलग करने वाली जो लेयर होती है वही आपकी सरफेस होती है। सपोज इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास ये कोई बीकर है, इसमें अपन ने यहाँ पर कोई भी एक लिक्विड लिया हुआ है। ये लिक्विड कुछ भी हो सकता है। इसके अंदर अपन ने यहाँ पर कोई भी जो सॉलिड के पार्टिकल्स इसमें हैं, सपोज मान लीजिए सॉलिड के पार्टिकल्स को मैं यहाँ पर डिफरेंट कलर से बनाता हूँ, आपको दिखेगा। यहाँ पर कोई भी सॉलिड के पार्टिकल है, ये 1 पार्टिकल, ये 2, ये 3, ये सॉलिड के पार्टिकल है। ये आपका क्या है? सॉलिड है, ठीक है। और ये आपका क्या है? लिक्विड है। तो सॉलिड है आपके पास लिक्विड है, ठीक है। अब देखेंगे आप, तो आपको कैसे पता चल रहा है कि ये सॉलिड है, लिक्विड है? तो ये लिक्विड अवस्था है, ये अवस्था कौन सी है? ये प्रावस्था कौन सा? ये लिक्विड स्टेट है, और ये आपका सॉलिड है। इन दोनों को डिफरेंट करने वाला कौन सा है? ये लेयर, सॉलिड के आसपास ये लेयर है, बाहर जो ये लेयर है, यही लेयर इस सॉलिड को, लिक्विड को, दोनों को क्या करी? डिफरेंशिएट करी, अलग अलग करी। तो ये जो लेयर है, ये फेज जो है, इसी को अपन क्या कहते हैं? सरफेस कहते हैं। यही आपका पृष्ठ है, और इस पर कौन कौन सी घटनाएं हो सकती है उसी को आपको समझना है। अब मान लीजिए यहाँ पर दो अवस्थाएं हैं। सपोज मान लीजिए एक और लेयर आपको दिखेगा, ये ऊपर देखिए, ऊपर कौन है? एयर है। ये एयर है और नीचे आपका क्या? लिक्विड है। तो ये एयर और लिक्विड को अलग करने वाली ये आपकी कौन सी हो गई? सरफेस हो गई। तो ये भी आपका क्या है? पृष्ठ है। तो जहाँ पर मतलब ऐसी आपकी सतह जो दो अवस्थाओं को क्या कर रही है? अलग अलग कर रही है। यहाँ पर कौन कौन सी अवस्था अलग हुई? ऊपर क्या है? एयर है, नीचे क्या है? लिक्विड है। तो ये दोनों अवस्थाएं अलग अलग हो रही है इस सरफेस से, यही आपका पृष्ठ हुआ। मतलब दो अवस्थाओं को या दो फेजेस को डिफरेंशिएट करने वाली जो लेयर होती है उसी को अपन क्या कहते हैं? सरफेस कहते हैं। वही आपका पृष्ठ है। अब इस पृष्ठ पे कौन कौन सी घटनाएं होती हैं उसी को आपको समझना है। तो दो वर्ड आपको समझ में आ गया है कि सतह रसायन यानी सरफेस केमिस्ट्री आपका क्या होता है। तो सरफेस केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर अपन सतह पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन करने वाले हैं, उसी को अपन पृष्ठ रसायन या सतह रसायन कहते हैं। सरफेस क्या होता है? तो दो फेज को यानी दो अवस्थाओं को डिफरेंट करने वाला जो लेयर होता है या जो आवरण होता है उसी को अपन पृष्ठ या सतह कहते हैं, ठीक है। अब सतह पर कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं के बारे में अगर मैं बताऊं तो कुछ घटनाएं सतह पर होने वाली कॉमन है। जैसे बात करें कोरोजन या हिंदी में इसको कहें संक्षारण। आप लोगों को पता होगा संक्षारण का एक एग्जाम्पल है जंग लगना। तो ये जंग जो लगती है, जंग लगना जो है, ये भी सतह पर होने वाली घटना है। आप लोगों को पता है लोहा अगर रखा हुआ है, लोहे को आपने खुली हवा में रखा है, नमी की उपस्थिति में रखा है, तो ऑक्सीजन और नमी के साथ मिलकर लोहा जो है ये क्या बना देता है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। और जो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है वही जंग का फॉर्मूला होता है। आप सब लोगों को पता होगा Fe2O3.6H2O, यही आपका क्या है? जंग का फॉर्मूला होता है। और उसकी लोहे की सतह पर ये बन जाता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो ये सतह पर होने वाली घटना हो गई। इसी तरीके से यदि आप क्रिस्टलीकरण कर रहे हो, क्रिस्टल का बनना क्रिस्टलीकरण कहलाता है।
ठीक है। तो सपोज मान लीजिए पहले सारा लिक्विड था, आपने उसको गर्म किया तो कुछ कंपाउंड्स ने क्रिस्टल बना दिए, छोटे छोटे पार्ट, मतलब दो सॉलिड अलग हो गया, लिक्विड अलग हो गया, तो वहाँ पर क्या बन गए, सरफेस बन गए। तो क्रिस्टलीकरण भी क्या है, पृष्ठ पर होने वाली एक घटना हुई, संक्षारण आपका पृष्ठ पर होने वाली घटना है। इस तरीके से बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो कहाँ होती है, सरफेस पर होती है। जैसे अधिशोषण होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका इसमें टॉपिक है अधिशोषण। इसको अपन समझने वाले कि अधिशोषण क्या होता है। अधिशोषण को आपने थोड़ा सा इलेक्ट्रिक प्रोसेस में देखा होगा। इलेक्ट्रोड पर होने वाली घटना आप ये लिख सकते हो, इलेक्ट्रोड पर होने वाली क्रियाएं। तो जो इलेक्ट्रोड पर क्रियाएं होती हैं, इलेक्ट्रोड मतलब जो सेल के अंदर होता है ना, एनोड होता है, कैथोड होता है, तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं ना, आयन जो होते हैं वो इलेक्ट्रोड पर जाकर अधिशोषित हो जाते हैं, मतलब सरफेस से जाके जुड़ जाना। अभी मैं समझाऊंगा आपको पूरा अधिशोषण क्या होता है। तो जो इलेक्ट्रोड पर होने वाली घटना है वो भी आपकी सरफेस पर होने वाली घटनाएं ही होती हैं, जिसको अपन अधिशोषण भी बोल सकते हैं, या आप ऐसा भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रोड पर होने वाली क्रियाएं। तो इस तरीके से आपको सरफेस का मतलब समझ में आता है, सरफेस रसायन क्या होती है इसका मतलब समझ में आता है। तो अब अपन बात करने वाले हैं, पूरा जो अपन फोकस करेंगे वो करेंगे अधिशोषण पर। अधिशोषण होता क्या है और ये कितने टाइप का होता है, इसको अपन समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन समझते हैं एब्जॉर्प्शन को। हिंदी में इसको अपन बोलते हैं अधिशोषण। इसी के साथ में आपको एक और चीज़ यहाँ पर इसके डिफरेंस में समझा दूंगा, एब्जॉर्प्शंस, ठीक है। ए बी और ए डी, ठीक है, इतना सा डिफरेंस है। यहाँ मैंने लिखा है एब्जॉर्प्शंस, यहाँ लिखा मैंने एब्जॉर्प्शंस। तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा उसका मतलब भी आपको समझ में आएगा। ये अधिशोषण होता है और ये होता है अवशोषण, ठीक है। तो पहले इनमें थोड़ा सा कॉमन डिफरेंस समझते हैं। सपोज मान लीजिए कि आपके पास कोई भी सॉलिड है या कुछ भी है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, ये कंपाउंड है आपके पास, दूसरा कंपाउंड जो है इसकी सरफेस पे आके जुड़ गया, केवल सरफेस पे जुड़ा है, सरफेस के अंदर नहीं गया, पूरे कंपाउंड में अंदर नहीं गया, केवल सरफेस पे आके जुड़ गया। तो ये जो घटना हुई है ये आपका हुआ है एब्जॉर्प्शन यानी अधिशोषण। सपोज मान लीजिए किसी तरीके से आपके पास एक और कंपाउंड है, ठीक है, और इसमें क्या हुआ है कि जो दूसरा वाला कंपाउंड है वो सरफेस पे तो जुड़ा ही है, उसके साथ साथ इसके अंदर तक वो क्या है, चला गया, ठीक है। तो इस घटना को अपन कहते हैं अवशोषण। मतलब कोई एक कंपाउंड जो है उसके बाहरी अणु और आंतरिक अणु के साथ दूसरे अणुओं का जुड़ना, मतलब बाहरी अणुओं के साथ तो जुड़ ही रहा, सतह के अणुओं के साथ तो जुड़ ही रहा, आंतरिक अणुओं के साथ भी दूसरे अणु जो है, बाहरी अणु जो है वो आके जुड़ जाते हैं। तो ऐसी घटना जो है वो अवशोषण कहलाती है, मतलब अंदर तक चला गया कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड। और यहाँ क्या हो रहा है कि केवल जो सतह के जो अणु है, केवल उन अणुओं के साथ ही दूसरा अणु जो है वो आकर जुड़ता है। तो ऐसी घटना जो है वो अधिशोषण कहलाती है या एब्जॉर्प्शन कहलाता है। मतलब जब एब्जॉर्प्शन होता है तो केवल सतह की सांद्रता जो है वो बढ़ जाती है, सतह पर दूसरे अणु आके जुड़ गए। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि सतह की सांद्रता बढ़ गई। अंतर भी आपको मैं आगे समझाऊंगा, तो वहाँ पर आपको ये काम आने वाला है। सतह की सांद्रता क्या हो गई, बढ़ गई। किसमें, अधिशोषण में ऐसा होता है। लेकिन अवशोषण जो होता है इसमें पूरे जो भी पदार्थ है उस पूरे पदार्थ की अंदर तक जो होती है वो सांद्रता जो होती है वो बढ़ जाती है, मतलब पूरे पदार्थ की सांद्रता बढ़ती है। यहाँ केवल सतह की सांद्रता बढ़ती है, मतलब किसी एक पदार्थ की सतह पर दूसरे पदार्थ का आकर जुड़ना, या आप ऐसा कह सकते हो कि सतह पर दूसरे पदार्थ को जोड़ के रखने की जो घटना होती है उसी को अपन अधिशोषण कहते हैं, उसी को आप एब्जॉर्प्शन कहते हो। बट दूसरे पदार्थ को, कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को बाहरी अणु और आंतरिक अणुओं के साथ जोड़ लेता है तो वो घटना क्या कहलाती है, अवशोषण कहलाता है, उसी को आप एब्जॉर्प्शन कहते हो। दोनों में मेजर डिफरेंस क्या होते हैं उसको समझते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस तो आपको डेफिनेशन ही समझ में आता है कि अधिशोषण में क्या हो रहा है कि जो दूसरा अणु है, दूसरा जो पदार्थ है वो दूसरे पदार्थ के ऊपर, एक पदार्थ के ऊपर दूसरा पदार्थ जो है वो सतह पर आकर जुड़ गया, तो वो क्या हुआ, अधिशोषण। यहाँ पर क्या हुआ, दूसरा पदार्थ जो है वो बाहरी अणु के साथ साथ आंतरिक अणु के साथ भी जुड़ गया, उसको आपने कहा अवशोषण। पहली चीज़ तो आपको ये समझ में आती है। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पर जो अधिशोषण हुआ है तो ये जो केवल बाहरी सतह पर हुआ है, मतलब यहाँ पर पदार्थ की केवल बाहरी सतह की सांद्रता बढ़ती है। सेकेंड डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर केवल बाहरी सतह की सांद्रता बढ़ जाती है, परंतु यहाँ पर पूरे ही पदार्थ की सांद्रता जो है वो बढ़ जाती है। दूसरा डिफरेंस आपका ये हो जाएगा, ठीक है। थर्ड डिफरेंस में आप क्या लिखेंगे कि यहाँ जो आपकी बाहरी सरफेस पर जो आकर जुड़ा है पदार्थ, उसको हटाना आसान होता है। अब उस पदार्थ का भी एक नाम होता है, उसको आप समझिए क्या होता है। अब कैसे लिखेंगे, बाहरी पदार्थ आकर जुड़े, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, या तो सीधा बोलिए कि जो अधिशोषित पदार्थ है उसको अभी आप ये लिख लीजिए, फिर मैं आपको इसका नाम समझाऊंगा क्या होता है। जो अधिशोषित पदार्थ होता है उसको हटाना यहाँ पर आसान होता है,
ठीक है। और इस घटना को कहा जाता है विशोषण। क्या कहा जाता है? विशोषण। अधिशोषित पदार्थ को हटाना क्या कहलाता है? विशोषण। और यहाँ पर अधिशोषित पदार्थ केवल सतह पर जुड़ा हुआ है तो उसको निकालना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है और ये विशोषण कहलाता है। लेकिन यहाँ पर जिस पदार्थ का अवशोषण हुआ है तो अवशोषित पदार्थ को यहाँ पर निकालना, इसमें से अलग करना कठिन होता है। तो यहाँ लिख सकते हो अवशोषित पदार्थ को बाहर करना क्या होता है? कठिन होता है। इसके लिए विशेष प्रकार की विधियों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे वाष्पीकरण। एक तो आप वाष्पीकरण विधि से अलग कर सकते हो, वेपोराइजेशन का यूज़ करिए, या फिर क्रिस्टलीकरण करवाइए। क्रिस्टलीकरण में भी यही होता है, ठीक है। तो ये दो मेथड होती हैं, और भी मेथड होती है जिससे आप जो अवशोषित पदार्थ है उसको क्या कर सकते हो? पृथक कर सकते हो। तो आपको ये डिफरेंस आसानी से समझ में आता है। यहाँ पर जो अधिशोषण जो पदार्थ है, अधिशोषित पदार्थ जो है उसको हटाना आसान है और यह घटना विशोषण कहलाती है। और यहाँ पर जो अवशोषित पदार्थ हैं उसको निकालना, उसको हटाना, उसको अलग करना कठिन होता है और इसके लिए विशेष विधियाँ उपयोग में लाई जाती है, जैसे वाष्पीकरण और क्रिस्टलीकरण। तो ये कुछ मेजर डिफरेंस है, और भी डिफरेंस है। यदि मैं यहाँ पर ग्राफ बनाऊँ, आप सीधा भी लिख सकते हो लेकिन मैं ग्राफ बना के समझा देता हूँ कि यहाँ पर इसकी रेट, किस रेट से आपका अधिशोषण हो रहा है और टाइम के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो पहले जो होता है अधिशोषण जो फास्ट होता है, सपोज मान लो उसका रेट इतना है, धीरे धीरे ये कम होता जाता है और एक समय के बाद जो है ये रेगुलर फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। मतलब पहले ज़्यादा था, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम ज़्यादा हुआ वैसे वैसे इसकी रेट जो है वो कम होने लग गई। बट यदि यहाँ पर आप अवशोषण की बात करोगे, सेम टू सेम यहाँ पर भी आप रेट और इसके टाइम के बीच में अगर ग्राफ बनाते हो तो ये हमेशा जो है रेगुलर फॉर्म में एक जैसे क्रम में क्या होता है? चलता रहता है। तो एक ही रेट से या एक ही दर से जो अवशोषण की प्रक्रिया है वो चलती रहती है। यहाँ आप लिखेंगे अधिशोषण जो होता है वो स्टार्टिंग में, प्रारंभ में तीव्र होता है, फिर धीरे धीरे कम होने लग जाता है और एक समय के बाद जो है वो एक रेगुलर यानी एक निश्चित दर से चलने लगता है। अधिशोषण की घटना निश्चित दर से होने लगती है। तो ये ग्राफ आप बना सकते हो, ग्राफ भी आप बनाना सिंपल है, ठीक है। अब देखिए अगला डिफरेंस जो होता है वो होता है आपका साम्य अवस्था। सबसे पहले अपन साम्य अवस्था को समझते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट, इंग्लिश में इसको कहा जाता है इक्विलिब्रियम स्टेट, हिंदी में अपन कहते हैं साम्य अवस्था। साम्य अवस्था का मतलब ये होता है कि सपोज मान लीजिए आपके पास कोई ए अभिकारक है और बी यहाँ पर आपके पास उत्पाद है। स्टार्टिंग में क्या हो रहा है? ए की मात्रा ज़्यादा है, अभिकारक है, सीधी सी बात है। तो ए से क्या बन रहा है? बी आपका उत्पाद बन रहा है। तो स्टार्टिंग में ए की सांद्रता ज़्यादा है, ए लगातार क्या बना रहा है? बी को बनाता जा रहा है, मतलब ए खर्च हो रहा है, बी बनता जा रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पर धीरे धीरे बी की सांद्रता बढ़ती जाएगी, ए की सांद्रता कम होती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि दोनों की सांद्रताएं बराबर हो जाएगी। तब सांद्रता बराबर होने के बाद क्या होता है कि अभिक्रिया जो है जितने समय में ए आपका बी बनाएगा, बी उतने ही समय में फिर से ए बना देगा। तो ये अवस्था साम्य अवस्था कहलाती है। मतलब जब अग्र अभिक्रिया की दर ए से बी बन रहा है, मतलब ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, अग्र अभिक्रिया की दर। और जब बी से ए बन रहा है तो ये बैकवर्ड हो रहा है, मतलब इसको अपन पश्च अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों की दर जो होती है, दोनों की रेट जो होती है, जब बराबर हो जाती है तो उसको अपन कहते हैं साम्य अवस्था। तो साम्य अवस्था पे सांद्रता मतलब ए और बी दोनों की सांद्रता क्या हो गई? बराबर हो गई। तो सपोज मान लीजिए आपके पास यहाँ कोई पदार्थ है, इस पर अधिशोषण हो रहा है, तो अधिशोषण होने में क्या होगा? ये केवल सरफेस पे आ रहा है, तो धीरे धीरे सरफेस की सांद्रता क्या होने लग जाएगी? बढ़ने लग जाएगी, और अंदर की सांद्रता क्या रहेगी? कम रहेगी। तो एक समय ऐसा होगा, अभी पदार्थ अंदर बहुत ज़्यादा है, सरफेस पे पदार्थ धीरे धीरे आकर जुड़ता जा रहा है, धीरे धीरे जुड़ता जाएगा, इतना हो जाएगा कि जितना अंदर है उतना ही पदार्थ बाहर भी आ जाएगा, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर साम्य अवस्था जो है उसको आने में कम समय लगता है, क्योंकि केवल सरफेस पे आके जुड़ना है। तो सभी सरफेस पे जुड़ने के बाद क्या हो जाएगी? यहाँ पर साम्य अवस्था आसानी से आ जाएगी, मतलब यहाँ पर साम्य अवस्था आ जाती है। इसीलिए तो स्टार्टिंग में रेट फास्ट चल रहा है, फिर धीरे धीरे कम क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर सांद्रता बढ़ गई है, सतह पर सांद्रता भी क्या हो गई? बढ़ गई है। तो साम्य अवस्था आने के बाद जो है वो जो आपका अधिशोषण हो रहा है उसकी दर क्या हो जाएगी? कम हो जाती है। कारण यही है कम होने का। तो यहाँ पर साम्य अवस्था आने में कम समय लगता है। साम्य अवस्था में क्या लगता है? कम समय लगता है। और यहाँ पर साम्य अवस्था आने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि अंदर तक आपका जा रहा है पदार्थ, अंदर तक आपका अधिशोषण हो रहा है, केवल सतह पर नहीं हो रहा है। तो पूरे पदार्थ के अंदर तक सांद्रता को क्या करना है? अंदर तक साम्य अवस्था बनाना है, इसलिए समय जो है वो ज़्यादा लगता है। तो आप अगला पॉइंट लिख सकते हो कि अवशोषण जो होता है उसमें साम्य अवस्था जो होती है उसको आने में समय अधिक लगता है, और अधिशोषण जो होता है उसमें साम्य अवस्था जो होती है वो कम समय में ही आ जाती है। तो इस तरीके से मैंने आपको एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस समझा दिया है। अब अपना मेन फोकस जो रहेगा वो रहेगा एडजॉर्प्शन, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन मतलब सरफेस पे होने वाली घटना है। अधिशोषण जो है वो अगर उसकी बात करें
तो अधिशोषण ही आपका कहाँ हो रहा है, सरफेस पे हो रहा है। अवशोषण तो क्या हो रहा है, अंदर तक जा रहा है, पदार्थ के अंदर तक सांद्रता परिवर्तित हो रही, तो ये सरफेस घटना नहीं है। सरफेस पे यानी पृष्ठ पे होने वाली घटना कौन सी, एड्जॉर्प्शन है। तो अपने को इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में समझना है, तो समझते हैं इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर दो वर्ड समझने हैं। सपोज मान लीजिए ये पदार्थ है जिसकी सतह पर क्या होने वाला है, अधिशोषण होने वाला है। तो आपको याद रखना है जिसकी सतह पर अधिशोषण होता है, ठीक है, वो आपका अधिशोष्य कहलाता है, अधिशोषक कहलाता है, ठीक है। और जिस पदार्थ का मतलब ये जो दूसरा पदार्थ जो है इसकी सतह पर आकर जुड़ रहा है, जिसका अधिशोषण हो रहा है, वो होता है अधिशोष्य, ठीक है। ये जो अधिशोषक होता है इसको इंग्लिश में कहा जाता है एड्सोर्बेंट, ठीक है। और जिसका अधिशोषण हो रहा है वो कहलाता है एड्सोर्बेट। बेंट और बेट का डिफरेंस है, बस इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। तो ये अधिशोषक है जिस पर अधिशोषण हो रहा है, जिस पदार्थ की सतह पर अधिशोषण हो रहा है उसको अधिशोषक कहा जाता है, इंग्लिश में इसको एड्सोर्बेंट कहते हैं। और जिसका अधिशोषण हो रहा है, ऐसा पदार्थ जो सतह पर आकर जुड़ रहा है, उसको अधिशोष्य कहा जाता है, ये एड्सोर्बेट कहलाता है। तो यहाँ पर अपन विलय और विलायक इस तरीके से बात नहीं करते कि विलय है उसके अंदर आप विलायक मतलब विलायक है उसके अंदर आप विलय मिला रहे हो, इस तरीके से बात नहीं होती है। यहाँ पर एक पदार्थ है जिसकी सतह पर अधिशोषण हो रहा है, उसको आप अधिशोषक कहोगे, ये वर्ड आप याद रखेंगे। और जिसका अधिशोषण हो रहा है वो आपका अधिशोष्य कहलाता है, जिसको एड्सोर्बेट कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका अधिशोषण में ये दो वर्ड है जिनको आपको याद रखना है, आगे ये आपको काम आने वाले हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि जो अधिशोषण होता है ये कितने टाइप का होता है। तो एड्जॉर्प्शंस की अगर अपन बात करें तो ये 2 टाइप का होता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये टाइप्स क्या होता है, इसको आपको समझना है। एक होता है फिजिकल एड्जॉर्प्शन, जिसको आप हिंदी में कहेंगे भौतिक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण। ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि भौतिक अधिशोषण क्या होता है, रासायनिक अधिशोषण क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो इसको अपन समझेंगे। तो एड्जॉर्प्शन जो होता है ये 2 टाइप का होता है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन। केमिकल को अपन कहेंगे रासायनिक अधिशोषण और ये आपका हो जाएगा भौतिक अधिशोषण। दोनों में डिफरेंस क्या होता है उसको समझिए। यहाँ पर भौतिक अधिशोषण में क्या होता है कि जो आपका अधिशोषक होता है और एक आपका होता है अधिशोष, जो इस पर आकर अधिशोषित होने वाला है यहाँ पर। तो यहाँ आपको समझना है, ये तो आपका हो गया अधिशोष्य, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा अधिशोषक, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है इसको समझिए कि यहाँ पर अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच जो होता है यहाँ पर कोई भी रासायनिक बंध नहीं बनता है, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं भौतिक अधिशोषण। तो इनके बीच में केवल क्या होता है, आकर्षण बल होता है। अब ये आकर्षण बल जो है ये 2 टाइप का हो सकता है, ये वान डेर वाल आकर्षण बल भी हो सकता है और ये लंदन बल भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप ये सीधा बोल सकते हो कि यहाँ भौतिक अधिशोषण में अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच में क्या होता है, वान डेर वाल आकर्षण बल होता है। यहाँ पर अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, बस ये केवल एक दूसरे के आकर्षण के साथ एक दूसरे के साथ क्या है, जुड़े हुए हैं। इनके बीच में कोई ना कोई आकर्षण बल लग रहा है जिसकी वजह से ये आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर लगने वाला आकर्षण बल अधिकतर जो होता है वो वान डेर वाल आकर्षण बल होता है, ठीक है। रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है, रासायनिक अधिशोषण में जो आपका अधिशोषक होता है, ठीक है, इस पर जो अधिशोष्य होता है वो रासायनिक बंध के द्वारा यहाँ पर आकर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। मतलब इनके बीच में क्या हो जाती है, रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है, तो यहाँ पर ये आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये एक पहला आपका डिफरेंस हो गया। मेन डिफरेंस आपको समझ में आया। भौतिक अधिशोषण में क्या होता है कि अधिशोष और अधिशोषक के बीच में कोई भी रासायनिक बंध नहीं बनता है, ये एक दूसरे के साथ केवल भौतिक आकर्षण के द्वारा यानी वान डेर वाल आकर्षण बल के द्वारा आपस में ये जुड़े हुए रहते हैं। यहाँ पर अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच में रासायनिक बंध बन जाता है, मतलब इनके बीच में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो गई है, ठीक है। ये पहला डिफरेंस हुआ। अब इसकी वजह से आपको दूसरा वाला डिफरेंस आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। तो जो अधिशोषण होता है, भौतिक अधिशोषण जो होता है, इसमें अधिशोषण की मात्रा जो है,
अधिशोषण की मात्रा जो होती है वो अधिक होती है। आप ये बोल सकते हो कि मात्रा जो होती है वो अधिक होती है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि ये बहुपरतीय होता है, बहुपरतीय होता है। अब इसका मतलब समझाऊंगा, बहुत सारी लेयर्स बनती हैं, मल्टीपल लेयर्स में होता है। बहुपरतीय का मतलब ये होता है, तो इसको आप समझिए क्या होता है कि यहाँ पर आकर्षण हो रहा है, तो ये एक लेयर तो आके जुड़ गई यहाँ पर। मान लो कोई और अणु भी आ रहे हैं तो वो भी इसके साथ आकर्षित होकर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, वो भी उनको भी आकर्षित कर लेगा। इस तरीके से और आके जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे अणु इसकी सतह पर आकर आकर्षित हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो आकर्षण बल लग रहा है ना, बीच में किसी के आने से आकर्षण बल कम थोड़ा ना हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि यदि मान लो आप एक बड़ा चुंबक लें, आप टेबल के नीचे उसको रखेंगे, ऊपर कोई भी लोहे की चीज़ रखेंगे, तो वो टेबल बीच में है, उसके बाद भी वो चुंबक जो है उस लोहे की चीज़ को ऊपर क्या कर सकता है, आकर्षित कर सकता है, ठीक है। इस तरीके से आपने करके देखा होगा। तो बस वही बात है, यहाँ पर आकर्षण बल लग रहा है, तो बीच में अणु आने की वजह से कोई दूसरे अणु आएंगे, उनको आकर्षित नहीं करेगा, क्या करेगा, बिल्कुल करेगा। तो ये अधिशोषक जो है ये बहुत सारे अणुओं को आकर्षित कर सकता है। मतलब यहाँ पर जो अधिशोषण हो रहा है वो मल्टीपल लेयर में होता है। देखो मैंने यहाँ 3 लेयर बना दिए। यहाँ ऐसा पॉसिबल है क्या? यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ रासायनिक बंध बनता है। अधिशोषक और अधिशोषक के बीच में यहाँ पर क्या बनता है, रासायनिक बंध बनता है। और रासायनिक बंध बनने के लिए क्या जरूरी है, इससे पहले वाली 4th यूनिट में मैंने आपको समझाया है कि जो अभिकारक के अणु होते हैं वो आपस में टकराते हैं, टकराने की वजह से उनमें पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं, तभी उत्पाद बन सकता है। तो देखिए सरफेस पर पहले यहाँ पर कोई अणु आकर जुड़ गए हैं, अब मान लो कोई दूसरा अणु यहाँ पर आ रहा है, तो ये दूसरा अणु इसकी सरफेस से टकरा ही नहीं पाएगा। आपका जो अधिशोषक है इसकी सरफेस से नहीं टकरा पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पहले से अणुओं ने क्या कर लिया है, बंध बना लिया है, रासायनिक बंध बना लिया है। तो ये अब जो दूसरी लेयर का जो अणु यहाँ पर आ रहा है वो इस सरफेस तक पहुँच ही नहीं पा रहा है। जब सरफेस से टकराएगा ही नहीं तो इसके साथ इसकी कोई रासायनिक क्रिया ही नहीं होगी, और रासायनिक क्रिया नहीं होगी तो यहाँ पर इनका अधिशोषण नहीं हो सकता है। मतलब जो रासायनिक अधिशोषण होता है वो केवल एक परतीय होता है, यहाँ पर मल्टीपल लेयर नहीं होती है, सिंगल लेयर में ये अधिशोषण होता है, या फिर आप सीधा बोल सकते हैं कि ये कम मात्रा में होता है। जो रासायनिक अधिशोषण होता है वो कम मात्रा में होता है। बहुत सिंपल वे में समझ में आता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे अणुओं को वो एक साथ आकर्षित कर सकता है, इसलिए ये अधिक परतों में होता है। परंतु यहाँ पर रासायनिक बंध बनता है, और रासायनिक बंध बनने के लिए जरूरी है कि इन दोनों का आपस में कांटेक्ट में आना बहुत जरूरी है, कि ये अणु जो है इसकी सरफेस के कांटेक्ट में आए। लेकिन एक अणु के यहाँ पर लेयर बनाने के बाद दूसरा अणु उस सरफेस के कांटेक्ट में नहीं आ सकता, और जब तक इनके बीच में आपस में कोलाइड नहीं होगा, टक्कर नहीं होगी, तब तक ये इसके साथ बॉन्ड नहीं बना सकता। और बॉन्ड नहीं बना सकता इसका सीधा मतलब है कि रासायनिक बंध जो होता है, रासायनिक अधिशोषण जो होता है ये केवल एक परतीय होता है, मतलब ये कम मात्रा में होता है। सेकेंड पॉइंट भी आपको इजी वे में समझ में आता है। तो थर्ड पॉइंट देखिए, आपको आसानी से समझ में आएगा कि यहाँ पर ये आकर्षण के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो जब आकर्षण के द्वारा जुड़ा हुआ है तो इसको हटाना भी क्या है, आसान है। मतलब भौतिक अधिशोषण में जो अधिशोष्य होता है, अधिशोष्य जो होता है इसको आप अधिशोषक से हटाना, अधिशोष्य को हटाना आसान है, आसान होता है। परंतु जब अपन रासायनिक अधिशोषण की बात करते हैं तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो गई है, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद एक नया कंपाउंड बन जाता है, नया उत्पाद बन जाता है। तो यहाँ पर अधिशोष्य को हटाना क्या होता है, कठिन होता है। कुछ विशेष विधियाँ आपको यूज़ करनी पड़ेगी, तब जाके आप उसको हटा सकते हो, लेकिन इतना आसानी से आप इसको नहीं हटा पाते हैं। तो ये 3 डिफरेंस आपको आसानी से समझ में आते हैं। और भी डिफरेंस है जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, तब तक पहले इसको रफ करूँगा। ये 4th वाला डिफरेंस आपका क्या होता है, 4th वाले डिफरेंस में देखो, यहाँ पर जो अधिशोषण हो रहा है ये भौतिक अधिशोषण टाइप का है। मतलब यहाँ पर आकर्षण के द्वारा ये अधिशोषण हो रहा है, तो इस पर टेम्परेचर का, ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा इसको देखिए आप। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इन अणुओं की गतिशीलता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। गतिशीलता बढ़ेगी तो ये सरफेस को छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। आप थोड़ा सा इमेजिनेशन करिए कि आप जो है सड़क पर चल रहे हैं और आपने जो है शूज़ या चप्पल वगैरह, स्लीपर वगैरह आपने नहीं पहना है, तो नंगे पैर अगर आप चल रहे हैं, सड़क पे चल रहे हैं और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मई जून का गर्मी है, तो क्या होगा, सड़क बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा। तो जब आप उस पर चलेंगे तो आपके पाँव जो है उस सड़क पर टिक नहीं पाएंगे, आपको गर्मी लगेगी, तो आप उनको मूवमेंट करोगे, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात, इमेजिनेशन करके देखिए आप। तो वैसे यहाँ पर अणुओं के साथ भी होगा कि जब अणु जो है ये सरफेस, जब आप एनर्जी दोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो इन अणुओं की काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ जाएगी। और जब गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो ये बहुत ज़्यादा फास्टली मूव करने लग जाते हैं। मतलब ये सरफेस से क्या होने लग जाएंगे, हटने लग जाएंगे। इसका सीधा मतलब है कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ा रहे हो तो जो भौतिक अधिशोषण है इसका मान जो होता है वो कम हो जाता है, कम हो जाता है। किसके साथ, ताप बढ़ाने पर। ये याद रखना है, ताप में आप क्या कर रहे हो, वृद्धि कर रहे हो। वृद्धि के लिए मैं ऊपर का एरो बना देता हूँ। ताप बढ़ाने पर जो भौतिक अधिशोषण है वो कम हो जाता है।
तो फिर रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है इसको समझिए। रासायनिक अधिशोषण में क्या होगा, बहुत सिंपल वे में समझ में आएगा। मैंने आप लोगों को टेम्परेचर का केमिकल जो रिएक्शन है उस पर जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है वो समझाया कि ताप बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रियाओं की दर भी बढ़ जाती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से इनको एनर्जी मिलती है, अणु सक्रिय हो जाते हैं और अणु को सक्रिय ऊर्जा मिलने के बाद वो क्या करता है, उत्पाद बनाता है। तो ताप बढ़ाने से रासायनिक अभिक्रिया की दर भी बढ़ती है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, अधिशोषक और अधिशोषक के बीच में क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया ही तो हो रही है। मतलब ताप बढ़ाने पर जो रासायनिक अधिशोषण होता है, रासायनिक अधिशोषण की अगर मैं बात करूं तो इसका मान जो है ये भी क्या होता है, बढ़ता है। क्योंकि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और ताप बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रिया की दर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसलिए तापमान बढ़ाने पर रासायनिक अधिशोषण का मान बढ़ता है, बट भौतिक अधिशोषण का मान ताप बढ़ाने के साथ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब इसी तरीके से यहाँ पर जब टेम्परेचर को आपने समझाया तो आप प्रेशर की अगर बात करेंगे तो मतलब यहाँ बोल सकते हो कि ये कम ताप और उच्च दाब पर होता है। सीधा एक साथ भी लिख सकते हो, उच्च दाब मतलब सीधी सी बात, जितना दाब लगाओगे उतना ही ज़्यादा ये सतह के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। और यहाँ पर आपको दाब जो है वो क्या चाहिए, तापमान ज़्यादा, और यहाँ पर दाब जो है वो आपको क्या चाहिए, कम दाब चाहिए। मतलब ये उच्च ताप और निम्न दाब पर होता है और ये निम्न ताप और उच्च दाब पर होता है, उल्टा हो गया। ठीक है, समझिए आप इसको। फिर अगला जो डिफरेंस है उसको देखिए क्या होता है। यहाँ पर देखो मैंने कहा कि यहाँ केवल आकर्षण होता है, कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर सक्रिय ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी को ई से डिनोट करते हैं। आगे मैंने आप लोगों को बताया यहाँ सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, जबकि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। रासायनिक अभिक्रिया मैंने कहा है वही अणु उत्पाद बनाते हैं जिनके पास क्या होती है, सक्रिय ऊर्जा होती है। मतलब यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी ई की क्या होती है, आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, एक और चीज़ मैंने आप लोगों को समझाया था तो उसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। मैंने कहा था यहाँ पर जो ये अधिशोष है इसको हटाना आसान है, मतलब ये जुड़ भी आसानी से जाएगा आकर्षण बल से और हट भी जाएगा। मतलब ये किस टाइप का हो रहा है, उत्क्रमणी टाइप का, रिवर्सिबल, जुड़ भी रहा है हट भी रहा है। तो आप ये भी लिख सकते हो सीधा कि ये जो होता है ये किस टाइप का होता है, उत्क्रमणीय टाइप का होता है, उत्क्रमणीय प्रकार का होता है। मतलब आपका जो भौतिक अधिशोषण है कैसा हुआ, उत्क्रमणीय प्रकार का, रिवर्सिबल। ठीक है, यहाँ अगर जुड़ भी रहा उसको हटा भी सकते हैं, मतलब जो रिएक्शन दोनों तरफ चलती है उसको अपन उत्क्रमणीय कहते हैं। तो यहाँ पर जुड़ भी रहा है और हट भी रहा है, दोनों टाइप का है, तो ये उत्क्रमणीय हो गया। और यहाँ पर इसको हटाना मुश्किल होता है, मतलब ये किस टाइप का होता है, ये अनुत्क्रमणीय प्रकार का होता है, अनुत्क्रमणीय प्रकार का होता है। तो ये बहुत सारे मेजर डिफरेंस जो है मैंने आपको फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शंस में दे दिए हैं। इसका बेसिक भी मैंने चैप्टर का आपको पढ़ा दिया है। अब इसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं समझाने वाला हूँ, तब तक आप लोग इसका बेसिक अच्छे से पढ़ लीजिए और भी आप बुक को उठाइए, बुक में से पढ़िए। ठीक है, ये आपका यूनिट 5 आज मैंने स्टार्ट कर दिया था जिसका नेम था सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री क्या होता है, सरफेस क्या होता है, और उसमें एक जो घटना होने वाली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है वो एड्जॉर्प्शन होता है। एड्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो भी मैंने समझाया। और एड्जॉर्प्शन जो होता है ये दो टाइप का होता है, एक फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है और एक केमिकल एड्जॉर्प्शन होता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो भी मैंने समझा दिया। एक ये वर्ड आप याद कर लीजिएगा कि जिसकी सतह पर अधिशोषण होता है वो अधिशोषक होता है, और जिसका अधिशोषण हो रहा है वो अधिशोष्य होता है। इसको एड्जॉर्बेंट कहा जाता है और इसको एड्जॉर्बेट कहा जाता है। बैट और बैंट, जिस पर जुड़ रहा है वो बैंट है, जो जुड़ रहा है वो बैट है। ठीक है, तो ये एड्जॉर्बेंट और ये एड्जॉर्बेट, हिंदी में याद रखिए अधिशोषक और अधिशोष। ठीक है, तो इसके आगे मिलते हैं अपन कल की क्लास में, तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए। और अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिसको इसका ज़रूरत है।